हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसमें क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स एंड जुडिशियल रिव्यू। जो कुछ कुछ फेमस डॉक्ट्राइन्स हैं, ठीक है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। टू प्रिवेंट इट्स सुपरमेसी द जुडिशरी हैज इवॉल्व्ड सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स, ठीक है, through judicial interpretations. These doctrines help courts determine whether a law is constitutional, whether unconstitutional parts can be separated, whether fundamental rights can be waived, whether judicial decisions should apply retrospectively or prospectively, whether parliament's power to amend the constitution is unlimited. ठीक है, क्या क्या समझने में हमें क्या क्या हम समझ पाएंगे इस वाले टॉपिक से, ठीक है, इस वाले क्लास में, ठीक है। वेदर ए लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड, वेदर जुडिशियल डिसीजंस शुड अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, वेदर पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड, ठीक है। दिस यूनिट कवर्स द डॉक्ट्राइन। कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स कवर पहले करेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13, ठीक है, एंड लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन से। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन इज ए लीगल प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय द कोर्ट टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन where the text alone does not provide a complete answer। मतलब कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे आके हमारा जो लॉ लिखा हुआ लॉ है वो भी अप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है, तो उस समय जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स को यूज करेंगे। और ये कहाँ डेवलप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स? किसी भी पुराने केस का हो सकता है, वहीं से डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो वो डॉक्ट्राइन लगा के हम उस केस को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन इज ए लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल मार्क बन जाता है, ठीक है, डेवलप्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है, ना कि कहीं लिखा होता है, ठीक है, टू इंटरप्रेट, ठीक है, एंड अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द टेक्स्ट अलोन डज नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट आंसर। जैसे एग्जाम्पल है पहला डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। नाम से ही इक्लिप्स जैसे वो सौरमंडल का इक्लिप्स होता है उसी तरह से है, बट उसका कॉन्सेप्ट यहाँ है द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज प्राइमली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। पहला पॉइंट क्या है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये लगता है, प्राइमरली बोल रहा है, ठीक है, मेनली जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब जो हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले जो भी लॉ बना होगा उस पर ये लागू होगा, ठीक है। that become inconsistent with the fundamental rights after the constitution came into force। अब जब हमारा फंडामेंटल राइट्स आया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कारण क्या हुआ कि कुछ हो सकता है पीछे के कुछ लॉ बने होंगे पहले के, उसमें वायलेशन हो रहा हो हमारा आज का फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारे जो लॉ है वो उस समय के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बन जाएंगे। मतलब ख़त्म नहीं होंगे लेकिन वो एक वो हो जाएगा, क्या बोलता है कि उसको साइड कर दिया जाएगा एक तरह से। इक्लिप्स, जैसे इक्लिप्स में कैसे होता है कि ग्रहण लग जाता है, उस टाइप से, मतलब दिखेगा नहीं बट वो एग्जिस्ट करेगा, बट वो दिखेगा कैसे? सूर्य या चांद में ग्रहण लगता है तो सामने से हमें नहीं दिखता है, बट वो है, पीछे है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो ख़त्म नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि वो हट गया, ठीक है। तो वही है, सच लॉ आर नॉट वैलिड ऑल टुगेदर, ठीक है। वो ऐसे लॉ जो कि जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल से आने से पहले जो भी लॉ होंगे, अगर उसमें कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो दैट लॉ आर नॉट वैलिड ऑल टुगेदर, दे बिकम अनफोर्सिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी अगेंस्ट सिटीजन्स, ठीक है। द लॉ इज सेड टू बी इक्लिप्स्ड, ठीक है, ओवर शैडोड, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब वो ख़त्म एग्जिस्ट में नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वो ओवर शैडो हो गया, मतलब आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो इसीलिए वो इक्लिप्स वाला वर्ड यूज किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, मतलब अनफोर्सिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, मतलब अगेंस्ट सिटीजन्स, मतलब वो सिटीजन्स के रूल्स जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर फिट नहीं बैठ रहा है,
इसलिए उसको उस समय के लिए तत्काल इनफोर्सिएबल कर दिया जाता है, मतलब वो आप यूज में नहीं है, ठीक है। बट इफ़ कंसिस्टेंसी इज लेटर रिमूव्ड, अगर वो जो जिससे जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, जो ठीक है, जो भी लॉ का रूल होगा या लिखा हुआ होगा, जो भी पॉइंट होगा, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो फिर वो क्या होता है, एक वैलिड बन जाएगा लॉ, ठीक है, और फिर वो यूज में आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लॉ में रिवाइव विदाउट बीइंग री इनेक्टेड, मतलब उसको दोबारा से लिखने का ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट को अगर हटा दिया जाए या उसको जो है उस तरह से चेंज कर दिया जाए या जो भी चीज़ किया जाए, ऐसा किया जाए कि वो चीज़ जो है वापस से सही हो जाए, और फिर वो जो है दिक्कत ना करे, हमारा फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है, तो उसको हम वापस से रिवाइव कर सकते हैं, ना कि उसको दोबारा से रीइनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Why it is called eclipse? Just as the sun is temporarily hidden during an eclipse but continues to exist, the law continues to exist but cannot be enforced against citizens while the inconsistency remains. वही बात है कि उसको यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट सिटीजन जब तक कि उसमें से वो इनकन्सिस्टेंसी पार्ट को हटाया ना जा सके। अगर उसे हटा देंगे तो वो वापस रिवाइव होगा, ना कि री इनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनेक्टेड है, बट उसको हम इक्लिप्स फॉर्म में रखे हैं, मतलब ओवरशैडो कर दिए हैं। जैसे सपोज ए लॉ इनेक्टेड इन 1947 प्रोहिबिटेड पब्लिक मीटिंग्स आफ्टर 26 जनवरी 1950 इज बिकम इनकन्सिस्टेंट, कहाँ से, विथ आर्टिकल 19(1)(b को ये जो है वायलेट्स कर रहा है, ठीक है। कौन, मान लो एक लॉ है ऐसा जो कि पब्लिक मीटिंग को रोक रहा है, ठीक है, कब बना 1947 से, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हो गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब द लॉ वाज नॉट वाइप्ड आउट, इट मेरेली बिकम अनइनफोर्सिएबल अगेंस्ट सिटीजन टू दैट एक्सटेंट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल इज रिमूव्ड लेटर द लॉ मे रिवाइव, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट केस है विकाजी नारायण धाकरस वर्सेज स्टेट ऑफ MP 1955 का कहानी है। फैक्ट था ए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रिस्ट्रिक्टेड मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इनिशियली इट कॉन्फ्लिक्टेड विथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1G सब क्लॉज G, ठीक है। लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिडेटेड द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द लॉ वाज इक्लिप्स नॉट डेड, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिवाइव्ड। तो वही है फीचर्स अप्लाइड मेनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ इज डोरमेंट, ठीक है, ओवरशैडो कर दिया जाता है, डोरमेंट नॉट वाइट अब इनिशियो, मतलब वाइट नहीं होगा इनिशियल से, ठीक है, वो डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। डोरमेंट स्टेट में जाने के बाद वापस रिवाइव आ जाएगा अगर उससे इनकन्सिस्टेंसी हटा दिया जाए वो वाला पार्ट को, ठीक है। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इफ ओनली ए पार्ट ऑफ लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, द कोर्ट विल सेपरेट या sever the invalid portion and preserve the valid part, provided the valid portion can operate independently and reflects the legislative intent। मतलब कुछ ऐसा पार्ट हो लॉ में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, पहली बात। ये बाद और पहले किसी पर भी मैटर कर सकता है, ठीक है, ये मतलब पहले के भी लॉ पे भी और अभी के लॉ पे भी, किसी में भी मैटर पे, ये किसी भी लॉ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि जो पार्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हटाने का कोशिश किया जाएगा, निकाल के हटाने का, ठीक है। बट उसमें जो देखने वाली बात ये है कि उसको हटाने से जो हमारा मेन मोटिव है वो लॉ का वो रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोटर व्हीकल लॉ बनाए और मोटर ही गायब कर दिए उसमें से, तो जब व्हीकल में मोटर का कंडीशन ही नहीं रहेगा तो फिर तो वही चीज़ है कि लॉ को इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा अगर उसको हटाने के बाद, एंड रिफ्लेक्ट्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट, और जो इंटेंशन से बना होगा वो लॉ वो फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही दिक्कत कर रहा है, मेन मोटिव ही हट गया उससे, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। इनवैलिड पार्ट रिमूव कर दिया गया, वैलिड पार्ट कंटिन्यूज, ठीक है। जैसे है ए स्टैट्यूट हैज 10 सेक्शंस, ओनली सेक्शन 8 वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट में स्ट्राइक डाउन सेक्शन 8 while allowing the remain sections to continue. When each severability applied, the court considered can the valid part function independently,
ठीक है। कब कब जो है सेवरेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, पहला ये देखा जाएगा कि अगर वो पार्ट को हटा दें तो क्या जो है बाकी चीज़ें सही सलामत चल सकती है, कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं है। दूसरा, वुड द लेजिस्लेचर हैव इनेक्टेड द वैलिड पार्ट अलोन, ठीक है। इज द रिमेनिंग लॉ वर्केबल, ठीक है। इफ द रिमेनिंग प्रोविजंस कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली द इंटायर लॉ मैन बी इनवैलिडेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बालसरा 1951। द कोर्ट स्ट्रक डाउन ओनली द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट व्हाइल प्रिजर्विंग द रेस्ट। अनदर केस है RMDC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957। द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिड पोर्शंस ऑफ द लेजिस्लेशन एंड सर्व्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्लिप्स एंड सर्वरेबिलिटी। इक्लिप्स जो है अप्लाइज मेनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वरेबिलिटी जो है प्री और पोस्ट दोनों पे लागू होगा। इसमें क्या होगा, इक्लिप्स में लॉ बिकम्स टेम्पोरली डोरमेंट या अनइन्फोर्सेबल, डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। बट जो है इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रिमूव किया जाएगा सिर्फ। लॉ में रिवाइव, इनवैलिड पोर्शन डज नॉट रिवाइव अनलेस री इनेक्टेड और अदरवाइज वैलिडेटेड, ठीक है। Entire law remains in existence, only valid portion survives. अब आते हैं तीसरी डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। वेवर मीनिंग वॉलेंटरली रिक्विलिशमेंट ऑफ ए नॉन लीगल राइट, मतलब अपना लीगल राइट को छोड़ना, ठीक है। डज इट अप्लाई टू फंडामेंटल राइट्स? नो, ए पर्सन कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या बोल रहा है कि क्या आप वॉलेंटरली अपना लीगल राइट छोड़ सकते हो, कोई भी एक या 10 या 5, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो सवाल है नहीं, ए पर्सन कैन नॉट वेव फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स दीज राइट्स नॉट मेरली फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट बट ऑल्सो इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे एक पर्सन साइंस एन एग्रीमेंट स्टेटिंग आई वॉलेंटरली सरेंडर माई फंडामेंटल राइट्स, सच एन एग्रीमेंट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है बासेसर नाथ वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959 का बात है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड, नो सिटीजन कैन कॉन्ट्रैक्ट आउट टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी सरेंडर्ड बाय प्राइवेट एग्रीमेंट। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। चौथा डॉक्ट्राइन पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। Meaning normally when a court declares a law unconstitutional, the decision operates retrospectively. जब कोर्ट जो है एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है तो द डिसीजन ऑपरेट्स रेट्रोस्पेक्टिवली अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। हाउएवर द कोर्ट में डिसाइड दैट its ruling will apply only to the future, thereby protecting past transactions and settled rights. मतलब इसमें जो कह रहा है कि अगर कुछ पार्ट को उसने या लॉ को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने कहा अगर कोर्ट ने, तो वो अप्लाई होगा फ्यूचर पे, फ्यूचर के केसेस पे, ना कि जो पास्ट के ट्रांजेक्शन है या फिर जो भी सेटल्ड हो चुका है राइट्स पे, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रिवेंट लीगल केओस, ठीक है, वरना ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तो वो पीछे का भी हो सकता है, वो बोले कि भाई ये भी तो ख़त्म हो गया केस, ठीक है। तो प्रिवेंट्स लीगल केओस, प्रोटेक्ट कंप्लीटेड ट्रांजेक्शंस, इंश्योर स्टेबिलिटी इन लीगल सिस्टम, ठीक है। तो वही है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। नॉर्मली ए कोर्ट डिक्लेयर्स ए लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द डिसीजन ऑपरेट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। बट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, हाउएवर द कोर्ट में डिसाइड दैट इट्स रूलिंग विल अप्लाई टू ओनली टू फ्यूचर, देयरबाय प्रोटेक्टिंग द पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड सेटल्ड राइट्स, ठीक है। तो वही चीज़ है कि प्रिवेंट लीगल चेयर्स, प्रोटेक्ट कंप्लीटेड ट्रांजेक्शंस, इंश्योर स्टेबिलिटी इन लीगल सिस्टम। जैसे ए टैक्स लॉ हैज़ बीन अप्लाइड फॉर 20 years, 20 years. The Supreme Court later declares it unconstitutional but directs that judgment will operate prospectively to avoid reopening settled matters. मतलब उड़ाने वाले केसेस को खोल के फिर से उसको नहीं चलाना है, ये आगे से जो भी नए केस आएगा उस पर ये लागू होगा और उसमें से ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, ना कि जो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं मैटर्स उसको नहीं ओपन किया है। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है।
इंपॉर्टेंट केस है IC गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 का बात है। द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। द रूलिंग दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स वाज अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। मतलब आगे से जो है फंडामेंटल राइट्स में आप जो है अमेंड नहीं कर सकते हो, उसमें कहा गया IC गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। जुडिशियल इनोवेशन एडॉप्टेड इन इंडिया जनरली इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यूज्ड स्पेरिंगली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। जुडिशियल इनोवेशन एडॉप्टेड इन इंडिया, ठीक है, जनरली इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यूज्ड स्पेरिंगली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। जुडिशियल रिव्यू पे आते हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जुडिशरी के पास टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, किसका? लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, ठीक है, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का। इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट में डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर है जुडिशरी के पास, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो एग्जीक्यूटिव अगर कुछ लॉ रूल्स कानून कुछ भी बनाता है तो वो वैलिड करने के लिए आप चेक करेंगे, ठीक है, वो जुडिशरी जो है उसका वैलिडेशन या फिर उसका वो चेक करेगा कि क्या ये सही में हमारे यहाँ फिट कर रहा है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या उसके अगेंस्ट तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चेंज कर रहा है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ पे चेक करेंगे? लॉज पे, जो नया लॉ लिख रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी ले रहा है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो भी हो रहा है, सब में ये चेक किया जाएगा कि इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट में डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। जुडिशियल रिव्यूज फ्लो फ्रॉम सेवरल पोजीशंस इंक्लूडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? जिसमें जुडिशियल रिव्यू फ्लोज फ्रॉम सेवरल प्रोविजंस। कौन सा? आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 141, 142, 226, 227। 13, 32, 131, 136, 141, 142, ठीक है, 226, 227। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिवेंट आर्बिट्री स्टेट एक्शन, ठीक है। अगर ये जो जुडिशियल रिव्यू है इससे हमें क्या बेनिफिट, मतलब इसका क्या पर्पस है? तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स बनाए रखना, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर पूरा उस तरह से नहीं घुसना कि कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब कर दे, ठीक है। प्रिवेंट आर्बिट्री एक्शन, स्टेट एक्शन, मतलब कोई ऐसा एक्शन ना ले जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा हो स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए लॉ बैनिंग ऑल न्यूज़पेपर, द सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक इट डाउन एज वायलेटिंग द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है, सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, मेंटेन्स फेडरल बैलेंस, प्रिजर्व्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स दैट ऑल्दो पार्लियामेंट हैज वाइड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल्स 368 बट इट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और इसेंशियल फीचर्स, ठीक है। मतलब आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को राइट्स दिया हुआ है कि आप अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ये जो डॉक्ट्राइन बना, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसके तहत आप जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर या जो बेसिक कोर फीचर है उसको आप नहीं हिला सकते हो, ठीक है। जैसे सॉवरेनिटी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ये सब चीज़ नहीं हटा सकते हो क्योंकि ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नहीं हिला सकते हो। इसके अलावा आपको जो करना है वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
वाई वाज दिस डॉक्ट्राइन डेवलप्ड, ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्यों डेवलप हुआ? टू बैलेंस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बनाए रखना और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बनाए रखना, बैलेंस रखना। ठीक है, पता चला पार्लियामेंट ऐसा अमेंड कर दिया कि सारा राइट्स जो है पार्लियामेंट के पास आ जाए, जुडिशियल रिव्यू ही हटा दे, कुछ भी ऐसा करे कि जो है, तो जुडिशियल रिव्यू भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल्दो देयर इज नो एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड फीचर्स इंक्लूड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर क्या क्या चीज़ें जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहला है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको आप नहीं तोड़ सकते, न हिला सकते, न चेंज कर सकते। ठीक है, ठीक है, आप एडॉन्स कर सकते हो नया चीज़, बट इन सब चीज़ों को नहीं हटा सकते क्योंकि ये बेसिक हमारा क्या है, स्केलेटन है। ठीक है, अगर वही हिल गया तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों को नहीं तोड़ के आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। कहाँ, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 368 में दिया हुआ है राइट्स किसको, पार्लियामेंट्री को। ठीक है, अमेंडमेंट करने का। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर वैसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट कर रहा हो तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। कौन सा कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी क्या है? डज द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 30 इंक्लूड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? द क्वेश्चन लेड टू सेवरल लैंडमार्क डिसीजंस। अब यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ था तो कि दैट लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये जो लॉ लिखा है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी लिखा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भी है या फिर जो हम लॉ अलग बनाते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये उसके लिए लिखा है। तो वही है कि द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो केसेज आए जैसे इवॉल्विंग थ्रू केसेज। ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सबसे मतलब 50 में आया था, उसके बाद ये 51। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो उस समय ये पाया गया कि हाँ पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो उस समय ये माना गया शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ। ठीक है, अंडर आर्टिकल 13 कहा गया किस केस में? शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951। अब दूसरा केस आया सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, 1965 में, जिसमें पाया गया रीएफर्म्ड। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस को बोला गया हाँ ठीक है, ठीक है, रीएफर्म्ड शंकरी प्रसाद। कौन से केस में? सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। अब तीसरा आया आईसी गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। इसमें क्या पाया गया? द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड द अर्लियर व्यू एंड हेल्ड। ठीक है, क्या पाया इसमें? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड्स आर ट्रीटेड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13। द डिसीजन वाज मेड प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मतलब बोला गया आईसी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में 1957 में ठीक है 1967 में द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड द अर्लियर व्यू एंड हेल्ड कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर ट्रीटेड एज ए लॉ अंडर आर्टिकल 13। दिस डिसीजन वाज मेड प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। पार्लियामेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 13 and Article 368 to expressively provide that constitutional amendments are not invalid
merely because they affect fundamental rights and that parliament has the power to amend any part of the constitution। कब आया? सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही था अमेंडमेंट, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां, ठीक है। कब आया? 1971 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। उसमें कहा कि जो है पार्लियामेंट के पास सारा पावर है, कहीं भी वो कुछ भी चेंज कर सकता है। देन आया केशवनाथ भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में। ये 1971 का बात है, ये 73 का है, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट केस बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल का लैंडमार्क केस बन गया, सब तक का सबसे बना, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डिसीजन रिकॉन्साइल्ड पार्लियामेंट्री अमेंडिंग पावर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। मतलब उन्होंने बोला इस समय इस केस में कि तुम ठीक है कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट जो फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब वैसे पूरा को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कर सकते हो, बट लेकिन जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं चेंज होना चाहिए, ना ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ना ही डैमेज होना चाहिए, और उसमें इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स के लिए भी बोला गया, ठीक है। दिस डिसीजन रिकंसाइल्ड पार्लियामेंट्री अमेंडिंग पावर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। अब आया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण 1975। द सुप्रीम कोर्ट the court applied the basic structure doctrine to struck down the part of 39th constitutional amendment holding that free and fair elections and judicial review are part of basic structure, ठीक है। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण केस हुआ था 1975 का। तो कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसको 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहते हुए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। अब आते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें क्या पाया गया? द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द पार्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट साउट टू गिव अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। अब इन लोगों ने जो है पार्लियामेंट वालों ने फिर से जो है ऐसा कुछ उसमें डाला कि जिससे जो है फिर से अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर आ जाए, ठीक है। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पार्ट था, ठीक है, कि जो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रहा था पार्लियामेंट को, वो स्ट्रक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। अब है वमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981। कोर्ट हेल्ड लॉ इंसर्ट्स इनटू द 9th शेड्यूल before 24 April 1973 the date of the Keshavnath Bharati judgment would generally remain protected, ठीक है। लॉ इंसर्टेड आफ्टर दैट डेट आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू, ठीक है। तो वमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी शेड्यूल ऐड किया गया था, केशवनंद भारती का जजमेंट था उस समय 24 अप्रैल 1973, उससे पहले जो भी जो है शेड्यूल ऐड किया गया था, जैसे लॉ इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल, वो प्रोटेक्टेड है, वो वैलिड रहेगा। लेकिन जो उसके बाद अगर जो उस डेट के बाद मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी जो ऐसे लॉ इंसर्ट किए जाएंगे वो आर सब्जेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू, वो रिव्यू में जाएगा, ठीक है। तो केस याद रखना, डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1973 केशवनंद भारती का जजमेंट था और ये केस है वमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अब आया केस IR शियोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इवन इफ ए लॉ इज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल it can still be judicially reviewed if it violates the basic structure. No constitutional amendment is completely immune from basic structure scrutiny. तो इस केस में बताया गया कि जो 9th शेड्यूल में जो लॉ डाला गया था स्टिल भी जुडिशियल रिव्यू, इसको स्टिल मतलब अभी भी जो है जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए अगर ये वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कम्प्लीटली इम्यून
ठीक है, फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर स्क्रूनिटी, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से स्क्रूनिटी से बच नहीं सकता कोई सा भी अमेंडमेंट, ठीक है, चाहे पुराना नया हो, ठीक है। तो भाई ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं, कौन से केस में कब से क्या स्टार्ट हुआ, कब से अब तक क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो 1951 में शंकरी प्रसाद का केस था, ठीक है, उसमें कहा गया पार्लियामेंट में अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 1965 में बोला गया सज्जन सिंह, ठीक है, राजस्थान वाला केस था, रीअफर्म्ड शंकरी प्रसाद, बोला हाँ ठीक है जो पहले बोला वो ठीक है। फिर आया 1961 में गोलकनाथ, ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर रोक लगा दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आया 1971 में 24वां अमेंडमेंट, जिसमें जो है रिस्टोर्ड कर दिया पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, वापस से रिस्टोर हो गया, पार्लियामेंट ने अपना अमेंडिंग पावर रिस्टोर कर लिया, ठीक है। फिर आया 1903 में सबसे लैंडमार्क केस केशवनंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस केस में बोला गया कि हाँ ठीक है तुम चेंज कर सकते हो, बट जो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है उसको आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है, और ना उसको तोड़ सकते हो, अगर करोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू में जो है आके स्ट्रक डाउन हो जाएगा। फिर आया 1980 में मिनेर्वा मिल्स, ठीक है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर किया गया, इसमें बोला गया कि जो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, हार्मनी बिटवीन पार्ट 4 एंड पार्ट 3 में आपको बना के चलना है, मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बीच में मतलब वो बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अब आते हैं 1981 में वमन रॉ, उसमें बोला गया जो 9th शेड्यूल था वो कट ऑफ डेट का बात हुआ था कि ये तो उस डेट 24 अप्रैल 1973 के पहले का है, तो उसको नहीं हम जुडिशियल रिव्यू देंगे, ठीक है। बट 2007 में वही बात वापस आया IRCO में कि 9th शेड्यूल लॉ सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू, उसको भी रिव्यू करना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन्स। पहला डॉक्ट्राइन था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स सब्रेबिलिटी। तो इक्लिप्स में बोला गया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर उसमें कुछ मिलता है ऐसा जो कि वायलेट्स करे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको डोरमेंट कंडीशन में भेज दो उस लॉ को, और जब तक वो हट जाता है, जब वो चीज़ें उसको सही कर दिया जाए तो वो रिवाइवल पॉसिबल हो जाएगा उसका, ठीक है। बट सेवरेबिलिटी में क्या बोला, प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पे ये लागू होगा, इनवैलिड पोर्शन को हटा दिया जाएगा और वैलिड पोर्शन को वापस से यूज में ले आएगा। बट देखा यह जाएगा कि क्या जो वैलिड पोर्शन है क्या वो इंडिविजुअली हमारा मोटिव पूरा कर रहा है कि नहीं, जिस पर्पज से वो लॉ बना है, ठीक है। वेबर वर्सेस प्रोस्पेक्टिव ओवरवेलिंग, वेबर बोलता है कि भैया कोई भी अपना आदमी जो है सिटीजन अपना राइट्स नहीं छोड़ सकता है, नॉट परमिटेड फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कंडक्ट है। वही प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग बोलता है कोर्ट लिमिट्स फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ इट्स जजमेंट्स, ठीक है, परमिटेड इन अप्रोप्रिएट केसेस बेस्ड ऑन जुडिशियल डिस्क्रिएशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है, रिव्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ब्रॉडर जुडिशियल रोल इन एडवांसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इवॉल्व्स थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ये जुडिशियल एक्ट पे बात कर रहा है, ये जुडिशियल रिव्यू पे बात कर रहा है, ठीक है। तो भैया इक्लिप्स सेवरेबिलिटी वेबर और प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है, ये चाहे डॉक्ट्राइन में पढ़े, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर टाइमलाइन में सबसे पहले शंकरी प्रसाद के साथ केस आया, फिर सज्जन सिंह ने बोला हाँ वही सही है, गोलकनाथ बोला एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करना है फंडामेंटल राइट्स, केशवनंद भारती बोला कि हाँ ठीक है चेंज करो, बट डॉक्ट्राइन जो हम दे रहे हैं इस लिस्ट में इससे जो है बाहर कुछ भी नहीं करोगे। फिर मिनेर्वा मिल्स आया, फिर वमन रॉ आया, वमन रॉ बोला कि जो 9th शेड्यूल में था उसको जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं करना है, छोड़ो हटाओ। और IRCO में बोला कि नहीं जुडिशियल रिव्यू को भी जो है 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू में डालना होगा, ठीक है। वही चीज़ हमारा इसमें आया। और मिनेर्वा मिल्स में क्या था, मिनेर्वा मिल्स में था कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर देना है, अनलिमिटेड नहीं देना है, लिमिटेड खुद में एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जजेस रिव्यू द लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्ट्रक्स डाउन, डिफेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्ड्स फंडामेंटल राइट्स, इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ,
केस वही जो हमने देखा, विकाजी नारायण धाकरस, स्टेट ऑफ एमपी 1955, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में रिवाइव आफ्टर रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बालसरा 1951, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी सर्व्ड। ठीक है। RMDC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में कहा गया अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। बासेश्वर नाथ वर्सेज CIT, ठीक है, इनकम टैक्स वाला था, 1959 में बोला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। किसमें? बासेश्वर नाथ, CIT 1959। ठीक है। IC गोलकनाथ, स्टेट ऑफ पंजाब, इंड्यूस्ड प्रोस्पेक्टिव ओवरलोडिंग इन इंडिया, ठीक है, हेल्ड पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेटर मॉडिफाइड। ठीक है। केशवनंद भारती, स्टेट ऑफ केरला, बोला स्टेब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हार्मोनी बैलेंस बना के रखना है, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है। वोमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, बोला पोस्ट 24 अप्रैल 1973 9th शेड्यूल लॉ आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू। ठीक है। उसके बाद का स्टेट के बाद से जितना भी होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू होगा। वही IR सेलो और वर्सेस तमिलनाडु, बोला 9th शेड्यूल लॉज आर प्री रिव्यूएबल इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डॉक्ट्राइन्स। ठीक है। और कुछ केसेस पढ़े उस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो लाइक कर लो वीडियो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।